छात्रों, कक्षा 12वीं में व्यावसायिक अध्ययन विषय के अंतर्गत हम इकाई 5 अध्याय 7 का अध्ययन कर रहे थे। संगठन, अर्थ, महत्व, प्रक्रिया एवं संरचना। अभी इसके पूर्व हमने संगठन का अर्थ, महत्व, परिभाषा, संगठन के विभिन्न विभागों के बारे में जाना था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि संगठन का जो वर्गीकरण है, जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कितने भागों में है। ये 2 भागों में होता है। तो इसका जो संगठन का वर्गीकरण है वो 2 भागों में किया गया है। पहला औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक संगठन। तो इस अध्याय में हम यहाँ ये जानेंगे कि औपचारिक संगठन क्या है, अनौपचारिक संगठन क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके लाभ व गुण कौन कौन से हैं, साथ ही इन दोनों के बीच में, औपचारिक और अनौपचारिक संगठन के बीच में अंतर बेसिकली क्या है। इस अध्याय के अंतर्गत हम यहाँ पर ये जानेंगे। तो यह हमारे सामने संगठन का वर्गीकरण, औपचारिक एवं अनौपचारिक, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो 2 भागों में इसको बांटा है, औपचारिक संगठन तथा अनौपचारिक संगठन। यहाँ क्रमशः हम उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं औपचारिक संगठन क्या है। तो औपचारिक संगठन एक वो संगठन है जो किसी व्यावसायिक संस्था में कार्य करने वाले व्यक्तियों के कार्य क्षेत्र तथा उनकी स्थिति को निश्चित करके उनके कर्तव्य, अधिकार और पारस्परिक संबंधों की स्पष्ट व्याख्या करता है। वो औपचारिक संगठन है। इस प्रकार से संगठन में सत्ता का जो भारापण है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है। सामान्य तौर पर हम किसी भी कार्यालय में, ऑफिस में या किसी भी संस्था में हम देखते हैं कि क्रमशः उच्च अधिकारी, उसके नीचे बलाधिकारी, उसके नीचे पर कर्मचारी, इस प्रकार से एक संगठन का ये क्या होता है, प्रारूप होता है। अब यहाँ पर जितने भी लोग उस संगठन में हैं उन सभी के अपने अपने कर्तव्य और अपने अपने दायित्व होते हैं। अब यहाँ पर जो भारापण होता है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है तथा संगठन संरचना का निर्माण संस्था के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो ये जो संरचना हम तैयार करते हैं ये किस लिए बनाते हैं कि संस्था का जो उद्देश्य है उसको हमें प्राप्त करना है। बर्नार्ड ने कहा, एक संगठन उस समय औपचारिक माना जाता है जबकि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की क्रियाएं सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए जागरूकता के साथ समन्वित की जाती हैं। वहीं डिक्सन के अनुसार औपचारिक संगठन से तात्पर्य मानवीय अंतर संबंधों के ढंग हैं जिसकी व्याख्या प्रणालियों, नियमों, नीतियों तथा अर्थव्यवस्था के संबंधों द्वारा की जाती है। तो यहाँ जो मानवीय हैं, अंतर हैं, उनके बीच में विभिन्न कर्मचारी हैं, उनके बीच अंतर संबंध, उन कर्मचारियों के बीच में आपस में संबंध क्या है, इसकी व्याख्या की जाती है। उनके प्रणालियों के, नियमों के और नीतियों के संबंधों के आधार पर हम करते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि औपचारिक संगठन क्या कहलाता है। इसकी जो विशेषताएं हैं इसके माध्यम से और बेहतर ढंग से जानेंगे हम। पहला जो है, औपचारिक संगठन की जो स्थापना है वो स्वैच्छिक जागरूकता के साथ निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की जाती है। मतलब ये संगठन तैयार किया जाता है वो स्वैच्छिक जागरूकता के साथ निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए की जाती है। इसमें प्रत्येक स्तर पर अधिकारियों के अधिकार, कर्तव्य और उत्तरदायित्व की स्पष्ट रूप से व्याख्या होती है और उसकी सीमाएं निर्धारित रहती हैं। तो यहाँ पर संगठन के अनुसार जो भी अधिकारी, कर्मचारी हैं उनके अधिकार, कर्तव्य और उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से होते हैं कि किसको क्या कार्य करने हैं। फिर ये आदर्श संबंधों पर आधारित है, अर्थात सभी के बीच में जो भी संरचना के अनुसार कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके बीच आपस में एक आदर्श संबंध होता है। अब इसमें सत्ता का जो भारापण है वो ऊपर से नीचे की ओर किया जाता है। साथ ही आदेश की एकता का प्रयोग किया जाता है, अर्थात ऊपर से जो आदेश दिया जाता है वो क्रमशः नीचे तक होता चला जाता है। तो ये आदेश की एकता का होता है और इसमें संगठन चार्टों का उपयोग किया जाता है। संगठन चार्ट से तात्पर्य कि संरचना के अनुसार जो अधिकारी, कर्मचारी, मैनेजर, विभागीय कर्मचारी हैं इन सबको अलग क्रमशः
पदों के अनुसार जो है चार्ट पर इन्हें बांटा जाता है। ये कहलाता है संगठन चार्ट का उपयोग करना। फिर इसमें संगठन में निश्चित प्रणाली, नियम, नीति और पद्धति और संचार व्यवस्था के अधीन कार्य होता है। फिर इस प्रकार का संगठन जो है अब स्थितियों को आधार बिंदु मानकर चलता है। पोजीशन, यहाँ पर जिसकी जो पोजीशन है उसके अनुसार कार्य उसके द्वारा किया जाता है। फिर ये श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। श्रम विभाजन क्या बोलता है कि कार्य का डिस्ट्रीब्यूशन, सभी को अलग अलग कार्य सौंपना श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें सत्ता की निश्चित क्रमबद्धता होती है जिसका पालन किया जाना आवश्यक, अर्थात जो अधिकारी हैं उनकी बात नीचे के कर्मचारियों को मानना होगी। इस प्रकार से सत्ता की निश्चित क्रमबद्धता होती है। तो यह है इसकी औपचारिक संगठन की विशेषताएं। इसके बाद हम देखते हैं इसके लाभ या गुण। इसमें प्रत्येक व्यक्ति के चूंकि अधिकार निश्चित होते हैं, अतः दोबारगी या टकराव के लिए कोई स्थान नहीं, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के जो कार्य हैं, जो उसके अधिकार हैं, जो उसकी लायबिलिटीज है वो निश्चित है, उसको वही कार्य करना है, तो कोई दूसरा व्यक्ति उस कार्य को नहीं करता, अतः दोबारगी या टकराव का कोई स्थान नहीं होता। फिर यह श्रम विभाजन पर आधारित है, अर्थात एक ही व्यक्ति जो है एक ही प्रकार के काम को करता है तो विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होते हैं। फिर औपचारिक संगठन संस्थागत उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होता है क्योंकि सभी बातें नियोजित एवं स्पष्ट होती हैं। फिर इसके अंतर्गत विभिन्न क्रियाओं व व्यक्तियों के मध्य समन्वय स्थापित करने में सुविधा रहती है। क्योंकि सबके कार्य बटे हुए हैं चार्ट के अनुसार, इसलिए कोई किसी के कार्य में इंटरफेयर नहीं करता, तो सभी के बीच कोऑर्डिनेशन जो है, समन्वय वो बना रहता है। सभी कार्य नियमानुसार व नियत सिद्धांत के अनुसार किए जाते हैं तथा कहीं भी कोई पक्षपात नहीं होता। साथ ही व्यक्ति विशेष का महत्व समाप्त हो जाता है और निष्पादन का प्रमाप निश्चित होने के कारण नियंत्रण का कार्य सरल हो जाता है। सभी के कार्य निर्धारित होते हैं, सभी के प्रमाप निर्धारित हैं। इस स्थिति में सभी अपने कार्यों को संचालित करने में संलग्न रहते हैं, तो नियंत्रण का कार्य यहाँ क्या होता है, सरल हो जाता है। दूसरा जो अब हमारा प्रकार है यहाँ पर अनौपचारिक संगठन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या है, जब हम देखते हैं कार्यालय, संस्था में, फर्म में बहुत सारे कर्मचारी वहां पर कार्य करते हैं, उन कर्मचारियों के बीच में सामान्य तौर पर जो है ऑफिशियली संबंध होते हैं, कार्यालयीन संबंध होते हैं। जैसे कि अधिकारी के संबंध अपने कर्मचारी के पास साथ, कर्मचारी के अपने वर्कर के साथ, ये क्रम में संबंध बटे होते हैं, तो वो कहलाते हैं ऑफिशियली। अब यहाँ पर बात आती है अनौपचारिक, अनऑफिशियल जिसको हम बोलते हैं। तो यदि कर्मचारियों के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट करने के लिए किसी प्रकार की औपचारिकता का प्रयोग नहीं होता तो वो अनौपचारिक कहलाते हैं। ये संबंध जो हैं संस्था में कार्यरत व्यक्तियों के मध्य अनायास ही पैदा हुए सामाजिक व मनोवैज्ञानिक संबंधों से जो क्रियाएं तथा आपसी समझ से विकसित हो जाती हैं वह अनौपचारिक संगठन का रूप कहलाते हैं। अर्थात जब एक संस्था में, एक फर्म में कर्मचारी अधिकारी काम करते हैं तो उनके बीच आपस में सहसा ही सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर या मनोवैज्ञानिक स्तर पर उनके बीच आपस में क्या बन जाते हैं, संबंध बन जाते हैं। तो उनके बीच जो संबंध बन जाते हैं, उनका जो समूह है वो क्या कहलाता है, अनौपचारिक संगठन। यहाँ पर डेविस ने कहा है अनौपचारिक संगठन व्यक्तिगत एवं सामाजिक संगठनों का ऐसा जाल है जिसे स्थापित करने के लिए किसी औपचारिक संगठन की आवश्यकता नहीं पड़ती। अर्थात ये अपने आप बन जाता है, व्यक्तिगत और सामाजिक संगठन का एक ऐसा जाल है, अपने आप लोग इसमें जुड़ जाते हैं, अपने आप उनको बताने की जरूरत नहीं होती कि वो औपचारिक संगठन की उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर यहाँ मैसी के अनुसार अनौपचारिक संगठन मानवीय अंतरक्रियाओं का वह समूह है जो स्वाभाविक ढंग से लंबे समय तक साथ रहने से उत्पन्न हो जाता है। अब यहाँ पर जब व्यक्ति लंबे समय तक एक फर्म में, समूह में, कंपनी में, संस्था में एक साथ रहकर काम करते हैं तो स्वाभाविक है कि उनके बीच आपस में संबंध बन जाते हैं। वो ही क्या है यहाँ पर, अनौपचारिक संबंध। यहाँ पर स्ट्रांग के अनुसार सामाजिक ढांचा है जिसका निर्माण व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। तो ये अनौपचारिक संगठन की क्या है, परिभाषा है। अब यहाँ हम देखेंगे उसकी लक्षण या
विशेषताएं, अनौपचारिक संगठन की लक्षण या विशेषताएं। तो पहली विशेषता जो है, जैसा कि अभी बताया था कि अनौपचारिक जो संगठन है वो एक संस्था में, एक फर्म में जो लोग कार्य करते हैं इकट्ठे समूह के रूप में, उनके बीच आपस में संबंध जो है सामाजिक स्तर पर या मनोवैज्ञानिक स्तर पर स्वतः ही बन जाते। तो यहाँ आप देखिए कि अनौपचारिक संगठन का निर्माण स्वतः अपने आप होता है, इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। दो या दो से अधिक लोग मिलकर आप जब मिलते हैं तो आपस में उनकी बातचीत होती है, तो सामाजिक और मानसिक स्तर पर उनके बीच आपस में संबंध बन जाते हैं, वही क्या है अनौपचारिक संगठन। तो ये स्वतः बनता है। दूसरा, ये सामाजिक संगठन है जिसकी स्थापना व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है, एक दूसरे की सहायता के लिए, सहयोग के लिए, मानवीय भावनाओं के स्वरूप के लिए इसकी स्थापना होती है। फिर यहाँ पर कोई इसका निश्चित चार्ट नहीं होता कि कोई अधिकारी है, कोई कर्मचारी है, यहाँ पर सब मानवीय भावनाओं से प्रभावित रहते हैं, तो यहाँ पर कोई संगठन चार्ट नहीं होता। फिर ये औपचारिक संगठन के पूरक होते हैं। ये संगठन जो है औपचारिक संगठन के क्या है, पूरक कहलाते हैं। फिर प्रबंध के सभी स्तरों पर अनौपचारिक संगठन विद्यमान रहते हैं। जो प्रबंध के 3 स्तर हैं, आपका उच्च स्तर, मध्य स्तर और प्रथम श्रेणी प्रबंध, उन तीनों स्तरों पर अनौपचारिक संगठन क्या रहता है, अपने आप विद्यमान रहता है। अनौपचारिक संगठन जो है संपूर्ण संगठन का आंतरिक भाग है। फिर ये पदों की क्रमबद्धता से मुक्त होते हैं, अर्थात यहाँ पर कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी नहीं होता, सभी यहाँ पर एक भावना से मिलते जुलते हैं, तो ये पदों की क्रमबद्धता से मुक्त होता है। फिर इसमें नियम, प्रणाली, पद्धति एवं परंपराएं होती हैं जिनका ये पालन करते हैं। यद्यपि ये सब लिखित नहीं होता, परंतु फिर भी इनका पालन करते हैं। तो ये है आपके अनौपचारिक संगठन की प्रमुख विशेषताएं। इसके बाद हम इसके लाभ या गुण देखेंगे कि अनौपचारिक संगठन के लाभ क्या हैं और गुण क्या हैं। तो जैसे औपचारिक संगठन की कमियों का ये क्या करता है, पूरा करता है। फिर समूह के सदस्यों को सामाजिक संतुष्टि प्रदान करते हैं। फिर संगठन के सदस्य मैत्री भावना, अन्य व्यक्तियों से मान्यता, सहयोग, सुरक्षा तथा आत्मसम्मान की भावना से संतुष्टि करते हैं। इस संगठन में जो भी सदस्य होते हैं, तो यहाँ पर जो कमियां हैं औपचारिक संगठन की और सामाजिक संतुष्टि उनको प्राप्त होती है, वो कौन सी, जैसे मैत्री भावना, आपसी में दोस्ती होती है, प्रेम स्नेह की भावना रहती है, अन्य व्यक्तियों से मान्यता, सहयोग प्राप्त होता है, यहाँ सुरक्षा एक दूसरे से बनी रहती है, साथ ही आत्मसम्मान भी बना रहता है। तो इस संगठन के माध्यम से जो है, जो हमारी ये भावना है, मैत्री भावना, सहयोग, सुरक्षा, आत्मसम्मान की, ये संतुष्ट होती है। फिर इससे कर्मचारियों के पारस्परिक संबंध सुदृढ़ होते हैं तथा पारस्परिक समझ का सृजन होता है। इसमें जो आपसी संबंध है उनके पारस्परिक, वो प्रगाढ़ होते हैं और आपस में एक दूसरे से बातों को साझा करते हैं, तो पारस्परिक समझ का उनका विकास होता है, सृजन होता है। फिर इसमें संदेश वाहन प्रणाली अधिक तेजी से कार्य करती है। अब अनौपचारिक संगठन में जो संदेश हैं वो बहुत तेजी से फैलते हैं, क्योंकि इस संगठन का कोई अपना क्रम नहीं होता। जैसे औपचारिक संगठन में संदेश पहुंचने का एक क्रम होता है, यहाँ पर कोई भी क्रम नहीं होता। यहाँ 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस प्रकार से जो भी संदेश है तेजी से फैलते हैं। फिर यह मानवीय व्यवहार पर सामाजिक नियंत्रण स्थापित करने की प्रभावी व्यवस्था है। ये जो है मानवीय रूप से जो हमारे व्यवहार हैं, हम यहाँ पर उन सब पे कंट्रोल करने के लिए जो है अनौपचारिक संगठन यहाँ पर प्रमुख भूमिका निभाता है। फिर इसमें व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र और सुरक्षित महसूस करता है, प्रबंध की योग्यता की कमी को पूरा करने में सहायक होता है, संगठन में सहयोग की भावना प्रबल होती है, साथ ही ऊंच नीच भेदभाव का प्रदर्शन का अभाव रहता है। यहाँ सभी मिलजुल कर एक साथ रहते हैं, चूँकि जैसा कि पहले बताया कि ये सामाजिक और मानवीय भावनाओं पर आधारित संगठन है, इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार की ऊंच नीच या भेदभाव का प्रभाव हमें सामने देखने नहीं मिलता। तो ये हैं अनौपचारिक संगठन के प्रमुख लाभ या उसके गुण। अब यहाँ पर हम दोनों में और बेसिकली रूप से अंतर को देखते हैं। जैसे उत्पत्ति, तो इसकी उत्पत्ति जो होती है औपचारिक की, ये अधिकारों के भारारोपण के कारण होती है, अर्थात जो पद के अनुरूप लोगों को कर्तव्य दायित्व जो उनके होते हैं, जो उनके अधिकार होते हैं, जब हम उनको सौंपते हैं, तब औपचारिक संगठन का जन्म होता है।
जबकि अनौपचारिक संगठन एक फर्म में जब कुछ लोग मिलकर कार्य करते हैं तो स्वाभाविक रूप से सामाजिक संबंधों के कारण उनके बीच में यह संगठन बनता है। फिर उद्देश्य, औपचारिक संगठन का उद्देश्य क्या है बनाने का? जो भी हमारे तकनीकी उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति के लिए निर्माण करना है। जबकि अनौपचारिक का जो उद्देश्य है वो है हमारी सामाजिक संतुष्टि प्रदान करने के लिए। फिर प्रकृति, औपचारिक संगठन नियोजित व अधिकृत होता है, अर्थात ये जो है प्रशासन के द्वारा इस संगठन को तैयार किया जाता है। जबकि अनौपचारिक संगठन ये अनियोजित है, ये प्री प्लान्ड नहीं होता, ये अपने समूह के व्यक्तियों के ऊपर डिपेंड करता है। औपचारिक संगठन क्या होता है? बड़ा होता है, जबकि अनौपचारिक संगठन कैसा होता है? छोटा होता है। साथ ही औपचारिक संगठन स्थायी होता है, फिक्स होता है। और यहाँ पर जो है आपका अनौपचारिक संगठन जो है वो क्या होता है? छोटा होता है। साथ ही अस्तित्व की बात करें, हम ये संरचना की बात करें तो औपचारिक एवं आवश्यकता के अनुरूप की जाती है। औपचारिक संगठन की जो स्थापना है वो आवश्यकता अनुसार फर्म की संस्था के जो उद्देश्य उसके अनुरूप की जाती है, जबकि सदस्यों की भावना और रुचि के अनुसार होती है। संबंध, इसमें सदस्यों के मध्य अव्यक्तिगत संबंध होते हैं, जबकि इसमें अनौपचारिक में सभी के बीच में वैयक्तिक संबंध होते हैं, अर्थात पारिवारिक, घरेलू, सामाजिक संबंध होते हैं। फिर गति, औपचारिक संप्रेषण की गति धीमी होती है, जबकि अनौपचारिक संप्रेषण की गति क्या होती है? तीव्र होती है। मतलब संदेश औपचारिक संगठन में धीमे धीमे पहुंचता है ऊपर से क्रमशः नीचे, जबकि अनौपचारिक संगठन में कोई भी बात या संदेश है तो वो बहुत तेजी से सभी की ओर फैल जाती है। फिर औपचारिक संगठन में जो है सत्ता का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर चलता है। इसमें जो प्रवाह है औपचारिक संगठन में सत्ता का, वो क्या होता है? ऊपर से नीचे की ओर, जबकि अनौपचारिक संगठन में नीचे से ऊपर की ओर या समतल रूप में चलता है। तो ये हमने यहाँ पर देखे औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन के बीच में जो अंतर है। अब यहाँ पर हम कुछ प्रश्न देखते हैं। औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन से आशय स्पष्ट कीजिए। नंबर 1, औपचारिक संगठन की विशेषता व लाभ लिखिए। नंबर 2, तीसरा, अनौपचारिक संगठन की विशेषता व लाभ लिखिए। नंबर 3, और चौथा है औपचारिक संगठन व अनौपचारिक संगठन में कोई 6 अंतर